उत्तर प्रदेश चुनाव के अब काफ़ी दिन हो गए हैं और इस समय थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा रुक कर कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी मीमांसा का ये समय है, उसकी आलोचना, उसकी समीक्षा का समय है। और इस वजह से 2 या 3 एपिसोड्स में मैं इस चुनाव के कुछ ऐसे पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूँगा जिस पर कम बात हुई है। संयोग से इन मुद्दों पर कम बात हुई है, लेकिन ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें पहला मुद्दा है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामाजिक न्याय की हार हुई है और हिंदुत्व की राजनीति की जीत हुई है। देखिए, इसमें एक पक्ष तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदुत्व की राजनीति विनर के तौर पर, विजेता के रूप में उभरी है। इसको लेकर अब कोई बहस, चर्चा, किंतु परंतु, यद्यपि की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीती है। लेकिन क्या इसका दूसरा पक्ष भी सही है? क्या सामाजिक न्याय की राजनीति की हार हुई है? इसी मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जब ये चुनाव हुआ और इसके तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में, जहाँ पर मैं इस समय ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर दूर बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आए और पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। पार्टी के सारे नेता वहाँ पर, जो भी दिल्ली में उपस्थित थे, वो वहाँ आए हुए थे। और यहाँ पर उन्होंने जो वक्तव्य रखा उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक पंडित यूपी को यह कहकर बदनाम करते थे कि यूपी में जाति ही चलती है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022 हर बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। वे आगे कहते हैं, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक ने यह सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने अपने पूरे स्पीच में इस बात की विशद चर्चा की कि किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं, इसका लाभ पहुंचाने की जो नीति है, विकासवाद की जो बीजेपी की नीति है, इसकी वजह से बीजेपी की राजनीति जीती है और जाति की राजनीति हारी है। दरअसल नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि जाति की राजनीति हारी है, तो जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में क्या थी, इसे और देखना चाहिए। दरअसल 1990 से पहले तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य रूप से 2 ही जातियों का वर्चस्व था, ब्राह्मण और ठाकुर, और उन्हीं के ज़्यादातर मुख्यमंत्री बनते थे, फिर हटते थे, बनते थे, हटते थे, और बीच में 1-2 बार वैश्य जाति के भी मुख्यमंत्री बने। पूरी राजनीति उनके कंट्रोल में थी। ज़्यादातर विधायक या ज़्यादातर सांसद जो उत्तर प्रदेश से चुने जाते थे, वो इन्हीं जातियों से चुने जाते थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। एक प्रक्रिया 70 के आसपास शुरू होती है लोहियावाद की, बल्कि और थोड़ा पहले, और 1985 के बाद से बहुजन पॉलिटिक्स, ये 2 प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। और लोहियावाद की पॉलिटिक्स, जो बाद में समाजवाद और तमाम नाम उसके होते हैं, और बहुजन पॉलिटिक्स जिसका शेप बाद में बीएसपी लेती है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना बदल जाती है, जिसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफरलेस साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं कि ये एक चुपचाप हुई क्रांति है जिसमें कि अन्य पिछड़े जातियों के नेताओं ने राजनीतिक संस्थाओं पर अपनी दावेदारी मजबूत कर ली और ओबीसी के सांसद, विधायक बहुत बड़ी संख्या में चुनकर आने लगे और उनके मुख्यमंत्री और महत्वपूर्ण पदों पर उनके लोग आने लगे। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल में आप देखेंगे तो लगातार मुलायम सिंह, मायावती और फिर अखिलेश, इनकी सरकारें कई बार बनी, कम से कम 4-4 बार दोनों पार्टियों की सरकारें बनी। इसके बाद बीजेपी ने वापसी की 2014 में और राज्य की सत्ता में 2017 में, और इन राजनीति को पीछे कर दिया। तो इसी को वो कह रहे हैं कि जाति की राजनीति या जात देखकर वोट देने की जो राजनीति है, इसका अंत हो गया और अब विकासवाद ही जो राजनीति की मुख्य धारा है, ये नरेंद्र मोदी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वक्तव्य के जरिए। अब इसमें 2-3 समस्याएं हैं, 2-3 इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने कहा है। उनके वक्तव्य में 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सवर्ण जातियों का वो वर्चस्व कायम हो पाया जो वर्चस्व 50s, 60s और 70s तक था। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं हो पाया। इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगभग 30% ही सवर्ण विधायक हैं और बाकी जो विधायक हैं वो ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और दलित जातियों के हैं। तो वो वर्चस्व का जो दौर था
वो दौर अब स्थायी रूप से मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुका है। हालांकि ये थोड़ा जल्दबाजी में ये कहना है कि ख़त्म हो चुका, इस तरह की शायद भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो धारा है जो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो दौर जिस समय के आधे से ज़्यादा विधायक सवर्ण जातियों के होते थे, वहाँ शायद अब ये राजनीति वापस नहीं जा पाएगी। तो इस मामले में इसको सामाजिक न्याय की राजनीति की हार नहीं करना चाहिए। बेशक ये हुआ है कि बीजेपी के नेतृत्व में अब ओबीसी के विधायक काफ़ी बड़ी संख्या में चुनकर आ रहे हैं, जो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल गठन में भी इस बात का ध्यान रखा कि जितने सवर्ण मंत्री चुने लिए गए उतने ही ओबीसी मंत्री भी लिए गए। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का बदल चुका है। तो जाति की राजनीति का ये अंत नहीं है, ये जाति की राजनीति का नया रूप है। दूसरी बात, जिसको नरेंद्र मोदी जाति की राजनीति या सामाजिक न्याय की राजनीति की हार मान रहे हैं, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय जैसा कोई चुनावी संघर्ष 2022 में हुआ है। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति बेशक हो रही थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि सामाजिक न्याय की कोई राजनीति हो ही नहीं रही थी। और अगर सामाजिक न्याय की राजनीति हो ही नहीं रही थी तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इन चुनावों में सामाजिक न्याय की हार हुई? क्योंकि जो दो मेन कंटेंडर थे, बल्कि तीनों मान लीजिए, कांग्रेस को भी कंटेंडर अगर कोई गिनना चाहे तो गिन ले, हालांकि वो रियल कंटेंडर नहीं थी, तो इनमें से कौन सी पार्टी थी जो कि सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स या उनके नारों को लेकर वोट मांगने निकली थी? तो हम पाएंगे कि सपा, बसपा या कांग्रेस में से किसी ने भी सोशल जस्टिस के सवाल को लेकर ये चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था? सपा के चुनाव का मुख्य एजेंडा ये था कि अखिलेश यादव के पिछले शासनकाल में बहुत अच्छा विकास हुआ है और हम उस विकास वाले दौर को वापस लाना चाहते हैं। ये उनका मेन कंटेंशन था, ये उनके चुनाव का मेन प्लैंक था कि हमने विकास किया था, हम और विकास करेंगे, इसलिए आप हमें वोट दें। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो सच नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है और अगर आपने 5 साल विकास किया था तो उस विकास का कोई गुणात्मक परिवर्तन उसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर नहीं हुआ है। और सड़कें बनाना, पुल बनाना और मेट्रो बनाना ये देश की हर सरकार इस समय कर रही है और वो एक प्रक्रिया है डेवलपमेंट की और वो तमाम सरकारें करती है। ये कोई यूनिक इसमें कोई काम सपा ने किया होगा, ऐसा कोई सपा का क्लेम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि सड़कें योगी के शासनकाल में ज़्यादा ही बनी हो या बराबर बनी हो, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिस पर कि वोट मांगा जा सकता है। और सामाजिक न्याय में का जो अंतर्वस्तु है उसकी कोई बात सपा के चुनाव प्रचार में नहीं थी, कोई ऐसा वादा भी नहीं था, कोई क्लेम भी नहीं था, जैसे कि SC/ST का जो प्रमोशन में आरक्षण उसको हम वापस ले आएंगे, या जो 69,000 भर्ती है उसमें जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो गलत नियुक्तियां हुई उसको हम रद्द करेंगे, या आरक्षण की सीमा हम 27% बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या अपने पहले ही घोषणा पत्र में हम इस बात को लाएंगे कि जाति जनगणना हो। इस तरह का कोई बात उनके घोषणा पत्र में कम से कम नहीं थी। छिटपुट नेताओं ने बयान दिए थे, लेकिन लोगों को मालूम था कि इन मामलों को लेकर वो गंभीर नहीं है। बसपा भी अपना चुनाव जो लड़ रही थी वो लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि 2007 से 2012 में बहन मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी और मुसलमान उसमें सुरक्षित थे, कोई दंगा ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो आप इसलिए हमें वोट दो। ये भी कोई ऐसा क्लेम नहीं था जिसमें कोई यूनिकनेस हो, ये कोई ऐसी यूनिक क्लेम नहीं था और कम से कम ये सोशल जस्टिस का कोई क्लेम नहीं था, बल्कि दोनों पार्टियां एक तरह से सबका साथ सबका विकास का जो बीजेपी का नारा है उससे मिलते जुलते नारे के साथ सर्वजन की पॉलिटिक्स, A to Z की पॉलिटिक्स, सबका विकास करेंगे, परशुराम की जयंती पर छुट्टी की घोषणा करेंगे, या दोनों ही पार्टियां कह रही थी कि हम राम का उससे भी भव्य मंदिर बनाएंगे जो बीजेपी ने बनाया था। तो आप अल्टीमेटली उस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में जा रहे थे जो बीजेपी कर रही थी। आपके पास सोशल जस्टिस का अपना कोई क्लेम ही नहीं था। सोशल जस्टिस को अगर डिफाइन करें तो वो ये है कि जो समाज में पीछे रह गए लोग हैं उनको आगे लाने की जो पॉलिटिक्स है वो सोशल जस्टिस है, और ये डेवलपमेंट के साथ चल सकती है। जब आप विकास कर रहे होते हैं तो उसका जो फल है उस फल का एक बड़ा हिस्सा आप नीचे पहुंचाते हैं ताकि वहाँ पर विकास हो सके। तो इसमें समाज के पीछे रह गए लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक नीतियां जिस पर लोग भरोसा कर सकें, ऐसा सपा और बसपा नहीं कर रही थी। इसलिए इन चुनावों को किसी भी तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति की हार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय कंटेस्टेशन में ही नहीं था।
कोई उसको लेकर लड़ाई लड़ी ही नहीं जा रही थी। तो इस वजह से ये सामाजिक न्याय की हार नहीं थी। बेशक बीजेपी की जीत हुई है, तमाम वजहों से हुई है, इसमें तमाम और बातें हो सकती हैं। हो सकता है जो लाभार्थी योजना है उसकी वजह से समाज के जो सबसे पीछे गरीब जो तबका है उसके अंदर सरकार को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर गरीबों के जीवन में सरकार क्या करने आती है, वो लोगों को परेशान करने के लिए आती है। वो पुलिस वाला आता है और ठेला उजाड़ के चला जाता है, या कोई उसकी झुग्गी उजाड़ के चला जाता है, या कोई आता है और उसके घर से मुर्गी उठा के ले जाता है। मतलब सरकार आमतौर पर गरीबों के जीवन में प्रॉब्लम के तौर पर आती है, उसका कोई बेनोवलेंट चेहरा नहीं होता है। ऐसे समय में अगर कोई सरकार 5 किलो ही अनाज दे रही है, टॉयलेट बनाने के लिए ही एक कुछ पैसा सब्सिडाइज उसको उसमें कुछ पैसे दे रही है, घर बनाने के लिए कुछ पैसे दे रही है, तो लोगों को अच्छा लगा होगा। पता कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चुनाव बीजेपी ने जीता है। और लेकिन जो जैसा मैंने कहा कि इसमें क्योंकि उस तरह की कोई राजनीति उसके काउंटर में नहीं हो रही थी, जो हिंदुत्व पैकेजिंग के साथ उनका जो वेलफेयरिज्म है, हिंदुत्व वेलफेयरिज्म या वेलफेयर हिंदुत्व आप कहें, उस पॉलिटिक्स को जो बीजेपी कर रही थी, इसकी काट के लिए कोई विचारधारात्मक पॉलिटिक्स विपक्ष की तरफ से नहीं हो रही थी। और ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से बीजेपी को इन चुनाव में जीत हासिल हो। तो इस बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो उसे मैं निश्चित रूप से पढ़ना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप इस पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर अपने कमेंट पढ़ें। और आपसे ये भी निवेदन है कि इसके आगे के 2 एपिसोड्स और हैं, तो कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि वो दोनों एपिसोड्स में कुछ और इशूज़ पर, उत्तर प्रदेश चुनाव पर, अब चूंकि थोड़ा ठहर कर इस बार बात हो सकती है, चुनाव की धूल अब थोड़ी बैठ गई है, थोड़ी गर्मी शांत हुई है, तो उसे भी आप सुने। और इसके लिए आप द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।